गुड इवनिंग, जय हिंद, जोहार सभी को। और स्वागत करते हैं आपके अपने हिंदी क्लास। और मैं संतोष सर और आप सभी हमारे भावी नए पद के जॉब करता। चलिए आज शुरू करते हैं। यतीन्द्र मिश्र द्वारा जो पाठ था नौबत खाने में इबादत, राइट, उस पाठ से जितने सारे प्रश्नोत्तर बन सकते हैं वो लगभग सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे और उसका उत्तर आपको देना है। ठीक, चलिए तो आज शुरू करते हैं नौबत खाने में इबादत का प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम। ठीक है, चलिए जितने सारे बच्चे हैं वो कमेंट कीजिए। आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर अगर जा रही है आवाज तो सभी कमेंट करें। चलिए मिलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पाठ का नाम एक बार फिर मैं आपको बता दूं, नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। ठीक, इस पाठ से उनका पहला क्वेश्चन, उत्पाद पुलिस का क्या हुआ सर? उत्पाद पुलिस का होना क्या है? और नोटिस आना था कहा जो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, जो होगा तो अवश्य बताएंगे। चलिए आप लोग लगे रहिए, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एक बार जहां छूटा दोबारा पकड़ना बड़ा मुश्किल है। चलिए मिलते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ, और सेकेंड है कहां, वो दोनों साथ में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट के सर 1 का सी होगा और 2 का ए होगा। ठीक, मिलते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म हम लोग देखेंगे कब और कहां। ठीक, एक ऑप्शन 1977 और एक है आपका अयोध्या, यानी कि 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? पूजा, सुजीत, रीना, ठीक, लगभग बच्चों ने, और 1977। चलिए ठीक है, यानी कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म अगर याद करना हो तो 1977 और जगह का नाम अयोध्या। यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी विषय में एमए की डिग्री कहां से प्राप्त की थी? वो जो तीसरा क्वेश्चन आपका है उस पर ध्यान देंगे। और क्या कह रहा है कि उन्होंने जो एमए की डिग्री, 2 का ए होगा सर। हाँ सही है, 2 का ए, एमए की डिग्री। देखिएगा अब इससे क्वेश्चन जो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी विषय में एमए की जो डिग्री है वो कहां से लिया, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते थे कि उन्होंने उच्च शिक्षा कहां तक की है। क्या क्वेश्चन होता? उच्च शिक्षा, ठीक, कहां तक की है। ऐसे भी प्रश्न आपके बन सकते थे। प्रश्न बनने के लिए कैसे भी बन सकते हैं, बशर्ते आपको उस चीज को याद करना है। ठीक, तो आपका हिंदी आपका उत्तर होता एमए तक, एमए होता उनका उच्च शिक्षा कहां तक किए हैं। एमए किस विषय से किए हैं, वो आपको विषय पूछ सकता था कि किस विषय से उन्होंने एमए किया है, तो आपका उत्तर होता हिंदी। ठीक, इन सभी बिंदुओं पर आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का बारीकी है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक, तो आपका अब आइए, तो अब इस पर जो क्वेश्चन है मूल उस पर, ये तो ऐसा हो सकता है इसलिए मैंने बताया। ठीक, चलिए कह रहे यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी विषय में जो एमए किया कहां से किया, तो आपका उत्तर है सर 3 का बी, लखनऊ विश्वविद्यालय। कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए, यानी कि आइए मिलें। लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक, तो आपका उत्तर हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय। क्लियर है? अच्छा, वर्तमान समय में यतीन्द्र मिश्र ने अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, किसका? अभी जो है वो किस पत्रिका का? अब देखिएगा इस चीज को आप याद करेंगे।
ठीक, क्लियर है। इस में याद क्या करना है कि वर्तमान समय में यतीन्द्र मिश्र ने पत्रिका का यतीन्द्र मिश्र एक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं या फिर मतलब उत्तर तो खैर आप लोग बता चुके हैं, 4 का बी होगा, संहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, इसका उत्तर तो ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान समय में यतीन्द्र मिश्र द्वारा संहित पत्रिका का संपादन किया जा रहा है जो किस प्रकार का है, मासिक, ऑप्शन दे सकता है मासिक, ठीक है, अर्धवार्षिक, यहां पे जो लिखा हुआ है अर्धवार्षिक या वार्षिक, ठीक, या फिर साप्ताहिक। इस तरह से भी प्रश्न आपके बनेंगे, इस पर ध्यान देंगे, ठीक। संहित पत्रिका रीना पूजा ना और आर्मी बॉय। चलिए बाकी लोगों ने कहा, तो ये प्रश्न आपका बन सकता है कि वर्तमान समय में यतीन्द्र मिश्र संहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, वह किस प्रकार का है। ऑप्शन में रहेगा मासिक, अर्धवार्षिक या साप्ताहिक, ठीक है, या फिर वार्षिक। तो आपको ध्यान देना है कि वो जो पत्रिका है वो अर्धवार्षिक है, क्लियर है, माने 6-6 महीना पर, अर्धवार्षिक माने का 6-6 महीना पर, ठीक। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 5 में आइए। 5 कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने साहित्य और कला को बढ़ावा देने से किस सांस्कृतिक न्यास का संचालन शुरू किया है, ठीक। ऑप्शन दे रहा है क्या चीज, बिमला देवी फाउंडेशन, कमला देवी, कलावती देवी फाउंडेशन, सॉरी कलावती सेवा सदन सेवा फाउंडेशन, या फिर गिरजा देवी ट्रस्ट। रंजय जी गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि यतीन्द्र मिश्र ने साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए किस सांस्कृतिक न्यास का संचालन वो कर रहे हैं, क्लियर है। अब यहां पर इसको आप देखें ठीक, तो देखिए हमने कहा था कि इनकी माता जी के नाम से शायद ना, अपने 5 का आर्मी बॉय, पूजा, सुजीत और रंजय, चलिए शायद अपने माता जी के नाम से ना, अपने माता जी के नाम से जो फाउंडेशन चला रहे, न्यास जो कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं उसका, तो शायद माता जी का नाम रहा होगा बिमला देवी और उन्हीं के नाम से फाउंडेशन चला रहे हैं, ठीक है। तो जो साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए एक चीज और याद करेंगे आप लोग, मैंने एक इसका भी एक जिक्र हुआ था इस पाठ में, गिरजा देवी के नाम से भी कोई एक सॉरी गिरजा देवी के नाम से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या बनेगा वो आगे बताया जाएगा। ये शास्त्रीय संगीत के जाने माने कलाकार हैं और इनके नाम से वो शायद एक पुस्तक लिखे हैं, तो पुस्तक का नाम हो सकता है आपको आगे मिलने का मौका मिले, तो एक वर्ड ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका पहले हम लोग उत्तर जो देखे, सांस्कृतिक न्यास कला और साहित्य को जो बढ़ावा देंगे उसके लिए बिमला देवी फाउंडेशन के नाम से चलता है, ठीक। 6 नंबर में कह रहा है कि वर्तमान समय तक अभी तक मिश्र जी के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है, लगभग सभी का। चलिए आर्मी और अजरुद्दीन जी कह रहे हैं कि सर कोई कह रहे हैं डी और कोई कह रहे हैं सी, दोनों का देख लेते हैं। अजरुद्दीन जी कह रहे हैं सी और आर्मी कह रहे हैं सर डी, और कोई, सॉरी सर 7 का डी होगा, 7 दिख गया, क्या बात है कोई बात नहीं। चलिए तो वर्तमान समय में मिश्र जी के जो काव्य संग्रह है बाबू, ठीक, वो आपके 3 प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक, क्लियर है। यतीन्द्र मिश्र का वर्तमान समय तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं,
3 हो चुके हैं। क्लियर है? ठीक। अब आ गया ये अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि मिश्र जी के काव्य संग्रह कौन कौन है, मतलब जो 3 है वो 3 कौन कौन है। अभी जो प्रश्न यहाँ पे देखे कि जो कितने काव्य संग्रह है, तो आपका उत्तर था कि सर ये 3 है। बात सही है? अब ये तीनों जो प्रश्न है आपके बन रहे हैं, मतलब 3 जो काव्य संग्रह है वो कौन कौन है, नाम तो बनता है। तो जब नाम बनता है तब यहाँ अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि कौन कौन है। पहला यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ियों पर आलाप। ठीक। अब ये तीनों दिया हुआ है, तो हमने कहा था कि जिस लेवल की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें लगभग 7 का डी। चलिए सभी है सर, गुड। तो लगभग जो उत्तर सभी वाला में होता है वो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम उच्च परीक्षाओं में जाने लगेंगे, जैसे जेपीएससी यानी पीएससी, पीसीएस संबंधित जितने सारे परीक्षाएं होती है, तो कोई जरूरी नहीं है ये वाला जो शब्द है आपका उत्तर हो जाए। ठीक। लेकिन अभी जनरली छोटा मोटा एग्जाम है तो ये सारा चलता है, तो आप यहाँ पे देंगे, और खैर उसको तो याद करना पड़ेगा। तो यदा कदा, अयोध्या एवं अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, ये तीनों कविता संग्रह है जो अभी तक उनका प्रकाशित हो चुका है। क्लियर है? चलिए, मिश्र जी की पुस्तक जो गिरजा, देखिएगा हमने कहा था ना अभी, ये नाम अब से पीछा छोड़ेगा नहीं। तो अब मिश्र जी की पुस्तक जो गिरजा है वो किसके जीवन पर आधारित है? ठीक। संस्कृति को, कला को बचाने के लिए जो न्यास जो फाउंडेशन था उसका नाम था बिमला देवी। ये पुस्तक है, और हमने कहा था कि एक महिला है जो शास्त्रीय संगीत की जानी मानी हस्ती है, उनके जीवन पर था। अगर वो कहीं नाम दिख रहा है, चलिए सब में गिरजा है, कहीं माथुर है, कहीं सिंह है, कहीं देवी है, कहीं पांडे हैं। ठीक है? आइए, तो जो आपका उत्तर होना चाहिए देवी पर, कहां होना चाहिए? देवी पर। क्लियर है? ठीक। अब इसी का जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हम अगले वाले में खोजेंगे। जो क्वेश्चन है हमने कह दिया था अभी कि ये करते क्या है, तो क्वेश्चन करेगी गिरजा देवी। देखिएगा, अब मान लीजिए उत्तर यहाँ गिरजा गिरजा सब में गिरजा, कहीं माथुर, कहीं देवी, कहीं सिंह, कहीं, लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या लगा दिया है? देवी लगा दिया ना। मतलब कि इसका उत्तर तो हमको समझ में आ गया, यानी कि इसका उत्तर यहाँ से हमको मिल गया। लेकिन कहा कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो भी उसका उत्तर हमने कहा था कि शास्त्रीय संगीत। अब जहां कहीं भी आपको दिख रहा हो शास्त्रीय संगीत, वहां पे टिक लगा सकते हैं। क्लियर है? कहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो टिक लगा दीजिए, 9 का उत्तर आपका हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पे गिरजा देवी न दे करके माई चाइल्ड दे देगा कि हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो आपका उत्तर आंख बंद करके होना चाहिए, क्या? शहनाई। है। तो 9 का उत्तर आप लोग कर लिए होंगे, हमको ऐसा विश्वास है। विपुल जी कह रहे हैं कि सर हिंदी का ग्रामर में आप कर्ता का रूप नहीं पढ़ाए हैं। हाँ, कर्ता का रूप नहीं पढ़ाए हैं। देखिए, कर्ता का रूप कैसे पढ़ा दीजिएगा? आपको पढ़ना है क्रिया, क्रिया संबंधित जो जितने सारे प्रश्न बनते हैं वो सारे, मैं जो टॉपिक में नहीं था वो नहीं पढ़ाया गया। हाँ, लेकिन किताब खत्म करने के बाद ग्रामर का 2-3 पार्ट जो छूट गया है मेरे हिसाब से, अब आपके हिसाब से छूटा कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 टॉपिक छूटे हुए, उनको समाप्त करने के बाद जितना विस्तृत जानकारी हो सकेगा वो सारे आपको दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। क्लियर है? इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि आपको सारे ग्रामर के पोर्शन करा दिए जाएंगे, कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, इतना तो विश्वास कर सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए, सहनाई। ठीक, आइए मिले। चलिए, आप लोग का उत्तर सही है। अब विपुल जी भी कहे सहनाई और रंजय जी भी कहे सहनाई। अब आइए, ये तो 9 तक हो गया।
रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि कवि किसे कहा गया है? ये देखिए, ये क्वेश्चन का जो लेबल है ना बाबू, भले टॉपिक दिया हुआ है आपके किताब या पाठ में दिया गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन का जो लेबल है वो ग्रेजुएशन स्तर का है। यानी कि ये जो है लेबल वो सीजीएल स्तर का है, ठीक ना? किसके स्तर का है? सीजीएल। नाम सुने हो, नाम तो सुना ही होगा। एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, हमारे जो खान साहब हैं, खान साहब मतलब कौन? शाहरुख भाई, कि राज नाम तो सुना ही होगा। क्लियर है? तो सीजीएल का नाम तो सुने होंगे, जो कहा जा रहा है कि 2014 से लेकर अभी तक खाली कैंसिल होता रहा है, फॉर्म में भराता रहा है, एज का दिस दैट हुआ है। उसके बाद अभी फाइनली अक्टूबर में 18 को एग्जाम होने की बात चल रही है, लिस्ट जो जारी हुआ उसके हिसाब से। तो सीजीएल का नाम तो सुना होगा। तो उस लेवल का क्वेश्चन है कि रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? देखिए, किताब के हिसाब से अगर लिखा जाता तो कहते कि पाठ के अनुसार या फिर किसे कहा गया है, अगर क्वेश्चन होता तो आपका लेवल में, लेकिन किसे कहा जाता है थोड़ा उच्च लेवल का है। तो इसका उत्तर आप लोग क्या बता रहे हैं? 10 का ए सर। नाम तो सुना होगा, पूजा करे से क्या सर सुने हैं? चलिए 10 का ए ना, नाम तो सुने होंगे। जब नाम सुने हैं तो माय डियर चाइल्ड, तो उसमें आपको देखे होंगे कि जो हिंदी का स्तर है ना, आपके स्तर से बड़ा टफ है। उसकी भी क्लास बहुत जल्दी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, समय अभाव कारण नहीं हो पा रही है, बट जल्द से जल्द उसको शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है? तो रीतिकाल के जो अंतिम प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो कवि द्विजदेव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने द्विजदेव के ग्रंथावली का संपादन किस वर्ष किया था? सीजीएल हो जाए तब न सर। हाँ, बात तो सही है, सीजीएल हो जाए तब न, आपका कहना 100% सही है। हमने इसीलिए तो कहा कि 2014 से लेकर अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। अब पता नहीं गवर्नमेंट हमारी क्या करते, लेकिन आज तो लगाए हैं और जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो पीछे तो हट नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ लाइन याद आया, अभी मैं आपको बता दूं कि पानी को बर्फ बनने में थोड़ा समय लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता है, ढले सूरज को निकलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा और जोर लगा, जंग लगे किस्मत के दरवाजे को खोलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। क्लियर है? तो बात वही चीज है, किस्मत का दरवाजा में हम लोग को जंग लगा जा रहा है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पा रही है, तो उसको खोलने के लिए धैर्य और जोर दोनों लगाने होंगे। अगर धैर्य भी खो जाए, जोर भी कम कर दे, तो शायद वो किस्मत का दरवाजा न खुलेगा। लेकिन इस चीज में एक चीज का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी कहती है कि आप धैर्य रखें, आपका काम हो जाएगा, धैर्य रखें, धैर्य रखें। अरे भैया, आपके धैर्य के चक्कर में हमारा उम्र पार हो रहा है, क्या करें? आपके धैर्य के चक्कर में हमारा उम्र पार हो रहा है, उसको क्या करें? उसमें छूट दें तब ना। जहां हमारा 26 से 28 वर्ष का था, वहां हमको 5 साल 6 साल जितना आप धैर्य रखवा रहे हैं उतना छूट दें तब ना हम उसके लायक हों। वरना ऐसा ना हो कि हम छूट जाए और बाकी लोग आ जाए, तो काहे का धैर्य और काहे का जोर? लेकिन क्या करें, हम मानव हैं और आशावादी लोग हैं, हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। क्लियर है? आइए मिलते हैं। सर पूरे 4 वर्ष से वेटिंग कर रहा हूं। पंकज जी कह रहे हैं सर 4 वर्ष, 19/4/23, उससे भी पहले से लोग वेट कर रहे हैं बाबू। खैर, दुआ करते कि इस बार 18 अक्टूबर का जो एग्जाम है वो सही सलामत हो जाए, नो केस नो झंझट। और जितने सारे हमारे जो भाई लोग हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं और वो इस आस में हैं कि हमारी पोस्टिंग हो, दुआ करते हैं जितना जल्द हो सभी अपने अपने नए पोस्ट पर आ जाएं, इस बेरोजगारी से छुटकारा पाए, ये हम दुआ करते हैं। आइए मिलते हैं। तो यतीन्द्र मिश्र ने द्विजदेव की ग्रंथावली का जो संपादन किया था वो किस वर्ष किया था? तो आपका उत्तर होना चाहिए 2014
एक यानी कि सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए 12 में आइए। देखिए यतेंद्र मिश्र ने स्मिथ मौके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम में किसका संपादन किया था? ठीक, 12 पर आइए। सर शादी भी नहीं होगा, विपुल जी कह रहे हैं। सर जेएसएससी, अच्छा एसएससी सीजीएल लगता है, हेमंत सरकार में वैकेंसी का भी पूरे नहीं हो पाएगा सर। देखिए अब ऐसा तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कहें हम, बड़ा मुश्किल है। फिर भी गवर्नमेंट भी चाह रही है कि भाई जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, चाह रही है, कर तो नहीं पा रही है, फिर भी अपने स्तर से लगी हुई है। तो थोड़ा सा मतलब क्या कहें हम, थोड़ा सा तो प्रयास करना होगा, तो बात समझ में आ जाएगी ना। चलिए, लेकिन प्रयास छोड़िएगा नहीं। हमने कहा था ना कि धैर्य रख, थोड़ा और जोर लगा, जंग लगे किस्मत के दरवाजे खोलने में थोड़ा समय तो लगता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि 2001 में का जो कार्यक्रम था उसमें किसका संपादन हुआ था? तो आपका उत्तर होगा क्या चीज? थाती। क्या होगा आपका? इस बात को आप ध्यान देंगे, धोती थाली कटोरी को छोड़ दीजिए और थाती पर आप कंफर्म कीजिए। राइट, चलिए 11, ओ सॉरी 11 का क्या मार दिए थे हम? एक मिनट बाबू, 11 क्या लगा दिए थे? ठीक, नहीं 2001 नहीं, 2000 ईस्वी, सॉरी, इसमें अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो इसके लिए ये लगाइएगा ना। 2001 में ये हुआ था और उसका उस समय किए थे। चलिए आगे बढ़े। अब आइए नौबत खाने में इबादत। अब आई चैप्टर पर, वो उतना क्वेश्चन हमने जो देखा वो मिश्र जी के बारे में था और उनके जीवन परिचय संबंधित क्वेश्चन था। ठीक ठीक ना, तो उसके लिए आप चिंता ना कीजिए। वो हिमालय जी का नहीं, अजरुद्दीन जी का रहा सर 2000 का, सॉरी 11 का 2000 होगा या 2001, उसका 2000 होगा बाबू, इसका ये 2000 ना। चलिए देखा जाए तो नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचना है? नौबत खाने में इबादत, इसमें कह रहा है कि भित्ति चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, ठीक, और अगला कह रहा है क्या चीज? व्यक्ति चित्र है। ठीक, अब देखिए आप लोग कमेंट। चलिए अब हमको बताइए रेखा चित्र, सॉरी अब एक एक काम, भित्ति चित्र, अब लेख तो पढ़ नहीं रहे हैं अशोक वाले, अभिलेख वगैरह तो पढ़ नहीं, तो भित्ति चित्र को तो हटा दिया जाए, मानचित्र भी नहीं पढ़ रहे, इसको भी हटा दिया जाए, बच गया रेखा चित्र और बच गया व्यक्ति चित्र। रेखा चित्र होता तब जब हम बिस्मिल्लाह खां के सिर्फ हाव भाव और उनके बारे में न लिखकर उनका प्रस्तुत, और रेखा चित्र इतना लंबा चौड़ा नहीं, उनके जीवन पर आधारित नहीं होगा। रेखा चित्र किसी व्यक्ति विशेष का हूबहू उसका हुलिया को अगर हम जिक्र करते हैं तब रेखा चित्र होता है, लेकिन रेखा चित्र से हटकर उनके विषय में बचपन से लेके जवानी तक होते हुए बुढ़ापे तक सब कुछ हम लोग देखे हैं, तो इसका उत्तर होना चाहिए व्यक्ति चित्र। क्या होना चाहिए? व्यक्ति चित्र। क्लियर है? नौबत खाने में इबादत एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देख लीजिएगा, ये जरूर आएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध व्यक्ति पर आधारित रचना है? तो आपका उत्तर तो दिमाग में फटाक से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उत्तर तो बताने से रहे, आप इसका उत्तर बखूबी जानते हैं कि नौबत खाने में इबादत किस व्यक्ति से संबंधित है। सबसे आसान क्वेश्चन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, शहनाई के शहंशाह माने जाने उस्ताद हमारे कौन? बिस्मिल्लाह खां साहब। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां साहब का संबंध किस क्षेत्र से है? अभी इसके क्वेश्चन जब गिरजा देवी वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि देखिए आ गया।
आया ना? समझ गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के क्षेत्र से अभी जस्ट हमने कहा कि वाद्य यंत्र का शहंशाह कहे जाने वाला शहनाई। क्या चीज? शहनाई। ठीक, क्लियर है? तो इसका उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। पंचगंगा घाट कहाँ स्थित है? प्रयाग में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में या काशी में? इन सब में किसी का जिक्र नहीं है बाबू। जिक्र किसका है? काशी का है। तो आपका उत्तर भी होना चाहिए एकदम बखूबी ये वाला। ठीक, अजरुद्दीन जी का रहा सर 15 का ए सही है। पूजा, रंजय, ठीक, सभी का उत्तर क्या है? सही है। 16 पर जब बात कर रहे थे पंचगंगा घाट कहाँ स्थित है, तो इन तीनों का जिक्र ना के बराबर है। हमारे पुस्तक में सिर्फ इसका जिक्र है। काशी में सब कुछ है। बिस्मिल्लाह खां है, गंगा मैया है, बालाजी हैं, सब तो वही हैं। तो जाहिर सा बात है उसका भी उत्तर क्या होना चाहिए? ठीक, आइए 17 में कह रहा है कि पंचगंगा घाट पर कौन सा मंदिर स्थित है। अरे भाई ये भी क्वेश्चन में है। दूगो तो नहीं है, ये तो पक्का है। बच गया विश्वनाथ मंदिर और बालाजी मंदिर। बार बार क्वेश्चन नंबर डालने में हो जा रहा है। कोई बात नहीं बाबू, डोंट वरी, आप एबीसी कर सकते हैं, हम उतना तो पकड़ ही सकते हैं। चलिए ठीक, तो उसका भी उत्तर अब क्लियर है। 17 का तो उत्तर क्लियर है। कि ये दोनों जो देख रहे हैं ऐसे आइए, ये दोनों तो अब देख रहे हैं कि नहीं है। बच गया ये और बच गए, तो जिक्र किसका है? हमारे बालाजी का। इसका तो है नहीं। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए आगे चले अब। गुड। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा जरूर। बिस्मिल्लाह खां साहब जो है उनका जो बचपन का नाम है वो क्या है? तो एकदम बात को पकड़िएगा, तो एकदम सही सलामत देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं था, ये तो पूरा पूरा काट दीजिए अगर याद नहीं है तब। अठारह का जो आंसर है 19 में छिपा हुआ कि नहीं? 18 का जो उत्तर है वो 19 में छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है? तो आप तो ऐसे ही टिक लगा दीजिएगा। यहाँ कहिए दिया कि अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम है? ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है अमरुद्दीन, तो का टिक कर दीजिएगा अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन, ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज और थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं अमीरुद्दीन, एकरा में ये एक होता है, देखिए जो हम लोग जब एक छोटा ऊ होता है और एक बड़ा ऊ होता है बाबू। ठीक, छोटा ऊ को हम लोग ऐसे करते हैं और बड़ा ऊ को ऐसे करते हैं। ये तो जानकारी है आपको, है ना? ये ना हम लोग यूज करते हैं। तो जो अमरुद्दीन लिखा हुआ है ना बाबू, ई वाला में ई लिखल है। कौन लिखल है? अमरुद्दीन, माने बड़ा ऊ लिखा हुआ, छोटा ऊ नहीं है। छोटा ऊ अगर होता तो खाली ऐसे कर दिया जाता। ये जो रा है नगरा में ऐसे कर दिया जाता, गोल नहीं बनाया जाता। जैसे गुरु जो होता है, जो शब्द है आपका गुरु, उसमें आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ ऐसे टेढ़ किया हुआ रहता हल्का सा। वो इस तरह का आपको नहीं मिलेगा, तो वो छोटा ऊ होता है। गुरु जो शब्द उसमें जो ऊ है वो छोटा ऊ लगता है। अमरुद्दीन, रुमाल, रुपया में बड़ा ऊ लगता है। ठीक है, चलिए अब कह रहे कि उनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो शमसुद्दीन नाम था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। भीमपलासी और मुल्तानी के क्या प्रकार है? भीमपलासी और मुल्तानी का है ताल है, थाट है, लय है और राग है। तो जाहिर सा बात है तबला तो बजा नहीं रहे हैं हम, तो ताल का तो बातें नहीं होगा, लय गाना भी नहीं गा रहे हैं, हम लोग बजा रहे हैं राग, माने बाज, ये सहनाई बजा रहे। तो ये क्या होना चाहिए?
राग होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, उसके बाद कह रहा है कि अमरुद्दीन तथा शमसुद्दीन के मामा कौन थे? दो हैं और दोनों ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ए और बी दोनों दिख रहा है ना, 20 का डी सही आपका। तो अमरुद्दीन और शमसुद्दीन जो दोनों भाई हैं, जो एक दूसरे से 3 साल के छोटे थे ना, तो उनके दोनों जो मामा हैं वो कौन है? सादिक हुसैन, अली बख्श, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो जाहिर सा बात है, हम इसमें कह चुके हैं कि ये दोनों वाला या सभी वाला उत्तर अक्सर होता है, हमेशा नहीं, अक्सर। ठीक, क्लियर है? तो नाम याद करेंगे तो आपको नाम याद हो जाएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सादिक हुसैन और अली बख्श, देखिए इसका उत्तर यहाँ पे यहाँ दे दिया ना, सादिक हुसैन और अली बख्श वाद्य यंत्र में देश में ख्याति प्राप्त थे। तो किस वाद्य यंत्र में? तो ये तो खैर सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कोई बड़ी बात है नहीं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर शहनाई होगा, उसमें ज्यादा समय लगाना नहीं है। अब आइएगा, डुमराव में अमरुद्दीन के बचपन के वर्ष कितने बिताए हैं? अब ये क्वेश्चन जो है 23 का जो क्वेश्चन है ये लॉजिक वाला है। ठीक, डुमराव में अमरुद्दीन ने बचपन के कितने वर्ष बिताए हैं, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इस पर आइए, इस पर जो चर्चा कीजिएगा आप, ठीक है? ठीक, तो इस पर चर्चा कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा कि आखिर कितना समय वो बिताए हैं। ठीक, आइए मिले अब देखिएगा, डुमराव में याद होगा आपको कि अमरुद्दीन माने कौन? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां साहब का जो एज बताया जा रहा था, कभी 6 साल बताया जा रहा था ना, 6 साल। तो 6 साल कहीं लिखा हुआ, देखिए सी में लिखा हुआ है 5 से 6 वर्ष वो बिताए थे, 5 से 6 वर्ष वो बिताए और उसके बाद वो चले। तो 23 का क्या लगा रहे आप लोग? सी ना, सी लगा रहे ना आप लोग? चलिए, तो 23 का सी लगाएंगे, 5 से 6 साल। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कहा था उनका गांव यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए अगला वाला में है ना, 23 में लिखा हुआ है कि डुमराव में, तो जाहिर सी बात है डुमराव जहां, उसको टिक लगा दीजिएगा। उनका ननिहाल जो था वो कहाँ था? 25। देखिए तो अमरुद्दीन का नानी का घर कहाँ था भाई? मथुरा, वृंदावन या अयोध्या, काशी। तो जाहिर सी बात है जहां वो संगीत सीखे हैं, जहां वो उनका मामा नाना सभी कोई वाद्य यंत्र बजाकर ख्याति प्राप्त किए हैं, तो जाहिर सा बात क्या होना चाहिए? तो जिस किसी ने भी इसका उत्तर दिया है वो 110% माने पूरा 100% सही, काशी में अजरुद्दीन जी और पूजा जी। 25 का डी लगा रही है ना, चलिए ठीक, पूजा कुमारी गुड। 24 का बी, 24 में क्या था? बी। देखिए पूजा क्या कर रही हैं आप? पूजा, हाँ ठीक तो है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस, शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है तो क्लियर है, तो कोई बड़ी बात नहीं। शहनाई को रीड बनाने के लिए किस घास का प्रयोग करते हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप। इसका उत्तर 27 का उत्तर 28 में आपको मिलेगा। 27 का उत्तर 28 में, फिर से मैं कह रहा हूं 27 का उत्तर 28 में। नरकट यहाँ बोल दिया तो इसका ऑप्शन जहां पे होगा उसको टिक लगाएंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शहनाई के रीड बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? आपका उत्तर होना चाहिए नरकट। और नरकट दिया हुआ किस नदी किनारे? तो सोन के किनारे। क्लियर है? ये हम लोग पाठ में देख चुके थे, 26 का ए, 26 का ए, गुड। ठीक, रीड का प्रयोग करते हैं, ये नरकट घास। और ये कहाँ मिलता है? ये सोन के किनारे। ये चीज हम लोग, 3 चीज तो हम लोग को याद रहना चाहिए कि शहनाई बजाने में जो रीड का प्रयोग करते हैं वो नरकट घास से बनता है। नरकट घास डुमराव में सोन नदी किनारे मिलता है। ये क्लियर है?
डुमरांव दो चीज के लिए जाना जाता है, एक बार फिर से ध्यान देंगे आप, डुमरांव दो चीज के लिए जाना जाता है। पहला चीज बिस्मिल्लाह खां का जन्मस्थली है, और सेकेंड चीज बांसुरी में जो रीड लगाई जाती है वो नरकट घास के लिए। तो ये दो चीज आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, हमको 100% याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तो हो गया था बिस्मिल्लाह खां के दादाजी और एगो पिताजी और एगो माताजी, ये ना है तीन गो है ना। एक में करे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परदादा जी का नाम क्या था, पिताजी के नाम क्या था, और उनके माता जी का क्या नाम था। तीन का नाम बताना है। एक आइए पहले में दादा, फिर क्या है पिता, और फिर क्या है माता। तीन क्वेश्चन, ये हो गया 29, ये हो गया 30 और ये हो गया 31। क्लियर है? अब चलिए इन तीनों का उत्तर हम लोग देखेंगे। चलिए कमेंट देख पहले आप लोग का देख लेते हैं। दादाजी का नाम कमेंट क्या है आपका? अभी तक नहीं। 29 का ये कर दिया आप लोग, चलिए ठीक है। यानी कि उनके दादाजी का नाम सलार खां, पिताजी का नाम क्या, देख वेट कर लें, हाँ ठीक, पैगंबर, और उनकी माता जी का नाम क्या चीज, मिठन। ठीक, ये तीन चीज। चलिए तीन चीज में क्या क्या, पिताजी का नाम सॉरी दादाजी का नाम सलार हुसैन खां, पिताजी पैगंबर बख्श खां, और माताजी कौन, मिठन खां। ठीक, क्लियर है? चलिए 30 का बी, 31 का ए, 30 का बी, हाँ ठीक है, इसमें तो कोई दो मत बात नहीं है। अब जब उनकी माता जी मतलब महिला का बात निकला ही है, तो दो महिला का और नाम याद कर लीजिए। तीन महिला का नाम, एक रसूलन बाई, एक बतुलन बाई जो गायिका थी। शायद क्वेश्चन आएगा तो इसको आप याद कर लीजिएगा। जो गायिका थी ना, एक रसूलन बाई और एक बतुलन बाई। ठीक, रसूलन छूट गया, रसूलन बाई और बतुलन बाई ये दोनों गायिका थी। एक हलवाइन थी जिसका नाम था कुलसुम। तो शायद इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद करेंगे। रसूलन बाई बतुलन बाई जो गायिका थी, इन्हीं के प्रेरणा से वो शहनाई बजाने के लिए प्रेरित हुए थे। और जो कुलसुम हलवाइन थी, उनके घी में छनने वाला जो कचौड़ी की जो छनछनाहट की आवाज थी, उनके मन को बड़ा भाता था। और वो भी कह सकते हैं कि संगीत में उनका रुचि को बढ़ाने में इनका भी योगदान रहा। और एक और महिला सुलोचना जो हीरोइन थी, तो शायद इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सुलोचना का नाम जरूर याद रखेंगे कि उस समय की जो फेमस हीरोइन थी, और उनका अगर नाम ले लिया जाता तो इस उम्र में भी जिस पड़ाव में थे, उस समय में भी इनके मुंह से वो रहस्यमय भरी मुस्कुराहट दिख जाती थी। ठीक है, वो मुस्कुराहट में कुछ तो राज रहा होगा। हमने पढ़ाया था नागार्जुन द्वारा लिखित दंतुरित मुस्कान, याद होगा आपको। नागार्जुन द्वारा लिखित दंतुरित मुस्कान जब हमने पढ़ाया था, उसमें कहा था कि जो बच्चा मुस्कुरा रहा था एकदम निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है, लेकिन जब हम और आप मुस्कुराते हैं ना, तो कुछ ना कुछ राज छुपा होता है। कभी कभी तो हम किसी को देख के मुस्कुरा जाते हैं, और कभी कभी मुस्कुरा कर देख देते हैं। इस लाइन में बड़ा गहरा अर्थ है बाबू। किसी को देखकर मुस्कुराना और मुस्कुरा कर देखना में दोनों में गहरा राज है। थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए मिले। ओहो हो रीना,
नहीं आया बाबू? अच्छा ठीक, चैप्टर लिख दीजिए उसका। चलिए यहाँ हो गया, और 2-3 क्वेश्चंस और, उसके बाद हम लोग इस क्लास को करेंगे, सेशन को समाप्त। अपने जीवन के आरंभिक दिन में बिस्मिल्लाह का किन गायिका को सुनकर आप अभी देखिए जस्ट हमने कहा था, तो इसका उत्तर तो बखूबी बन जाएगा। ठीक है, वैदिक इतिहास में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख नहीं मिलता है, इसका भी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी का उल्लेख नहीं मिलता है। समझ गए, इसी का उल्लेख नहीं मिलता है। अच्छा, अरब देश में फूंक कर बजाने वाले वाद्यों को क्या कहा जाता है, तो इसमें नय कहा जाता है। ठीक है, किस वाद्य यंत्र को साहे नय, तो ये सहनाई हो गया। और 16वीं शताब्दी में तानसेन द्वारा बंदिश संगीत राग को भैरवी या फिर भीमपलासी, क्या तो कल्पद्रुम, ये जो देख रहे हैं ये वाला 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन ने बंदिश रचित बंदिश किस संगीत राग से प्राप्त हुआ था, तो भैरवी, कल्पद्रुम, भीमपलासी या करहवा। तो जाहिर सा बात है इसका उत्तर आपको होना चाहिए। अच्छा 8, 11, 14, अच्छा क्या है आपका, कितना बोल रहे हैं आप? ठीक है, चक्कर करा दे रहे हैं। ना ना, चलिए तो इसका तो उत्तर देख लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित बंदिश किस संगीत राग से प्राप्त हुआ, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, कल्पद्रुम। और 1-2 और क्वेश्चन की किन पारंपरिक लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है, अरे भाई भोजपुरी में तो मिलेगा नहीं, अवधी में, हिंदी में कि ब्रज में। अब हमको आप ये बताइए, अब भोजपुरी का बात निकला है तो अभी ये हमारी राजभाषा में तो शामिल हुआ नहीं है ना, तो उसको छोड़िए, उससे मतलब नहीं है। तो पारंपरिक लोकगीत देखिए, इस सब में शहनाई का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा ना, तो इसमें जो शहनाई का जिक्र नहीं मिलेगा ना, तो हिंदी है, भोजपुरी है, ब्रज है, अवधी में। और शहनाई का प्रयोग किस कार्य में किया जाएगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए, हमको बताइए कि शहनाई कब बजाया जाएगा। खुशी होगा तब लोग बजाएंगे, खुशी होगा तब लोग बजाएंगे ना। ठीक है रीना, यानी मंगल ध्वनि पर बजाएंगे उसको। चलिए क्लियर है। चलिए तो आज का जो सेशन है इन्हीं प्रश्नों के साथ करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले दिन अगले वाले टॉपिक के साथ, और इस बाकी का जो है वो सेंड कर दिया जाएगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का एग्जाम परीक्षाएं ससमय हो और आप नए मुकाम तक जाएं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे जो हमने कहा था कि पानी को बर्फ में बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, ढले सूरज को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है, धैर्य रख थोड़ा जोर लगा, जंग लगे बंद किस्मत के दरवाजे खोलने में थोड़ा वक्त लगता है। इस बात को गांठ बांध कर तैयारी कीजिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जोहार।